हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल्स। मैं आकाश गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी एक सीरीज़ चला रहे थे अकाउंटेंसी थ्रू एमसीक्यूज़। उसमें अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स आ चुके थे और उसमें आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए आपके, तो मैं उसके लिए आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। तो गाइस, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन का था वो ख़त्म कर दिया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज, आज हमने उसका पार्ट 1 लेके आए हैं आज हम। ठीक है, इसकी भी दो तीन वीडियोस आएंगी। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर भी आपका बेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सॉरी। और गाइस, उससे पहले जो कि कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें क्वालिटेटिव जो आस्पेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसमें कई बच्चों को लगा था कि एक क्वेश्चन था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड हो तो वो कौन सी क्वालिटी आती है। मैंने इसका आंसर रिलायबिलिटी बोला था, लेकिन 2-3 बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर आया कि सर ये अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। इसका आंसर रिलायबिलिटी ही है। रिलायबिलिटी इसका आंसर क्यों है ये अभी समझ लीजिए, 1 मिनट का कंसेप्ट है। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल साफ तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में बनाई गई है इन्फॉर्मेशन। जबकि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप इसको ईजिली आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियरली प्रेजेंटेड का मतलब यही होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया, इसमें कुछ भी स्कैम या कोई फ्रॉड वगैरह एम्बेजलमेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर रिलायबिलिटी आएगा। देखिए, आप इसमें आप सिंपल इंग्लिश में मत जाइए। मैंने कल की वीडियो में बताया था 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, रिलायबिलिटी, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक कंपेरेबिलिटी और रेलिवेंस। और चारों में से कौन सा ऑप्शन कब आएगा वो कल की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने बोला था ये चारों ये जो टर्म्स है मिलते जुलती रहती है, मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी। तो जब कोई 3-4 ऑप्शन आपको मिलते जुलते लगे तो ऐसे केस में आपको इनके बीच का फंडामेंटल डिफरेंस देख लेना चाहिए, तो आप एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और आ है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। बोलता है इफ एसेट ऑफ बिजनेस इज 1 lakh एंड कैपिटल इज 40,000 देन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर। गाइस, आज का लेक्चर फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, तो जो तो प्रीमियर देख रहे हैं वो तो पूरी वीडियो देखो, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो वीडियो बाद में देख रहे हैं वो पहले उस वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गूगल ड्राइव का लिंक से PDF डाउनलोड करो और उसको अपने लेवल पे सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो देखो, ताकि देखो आपके आउट ऑफ 12 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, तो आपके अगर एसेट हैं वो 1 लाख रुपीज़ के हैं और कैपिटल 40,000 की है, तो लायबिलिटीज क्या आएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। और मुझे कमेंट में ये भी आता है कि इजी क्वेश्चन है। यार, मेरा क्वेश्चन अगर मैं इजी भी डालता हूँ तो कंसेप्ट समझाना मेरा मकसद है। क्वेश्चन बीच में मीडियम भी होते हैं, टफ भी होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। एसेट 1 लाख के हैं, लायबिलिटीज़ नहीं पता, कैपिटल 40,000 की है, तो लायबिलिटीज कितनी आएगी। 1 लाख माइनस 40,000, आंसर आएगा 60,000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन। ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, इसका आंसर हम सबको पता है, जर्नल में होती है। सबसे पहले जर्नल में होती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। जर्नल के बाद इनको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में किया जाता है, लेजर में। लेजर से इनको हम ट्रायल बैलेंस में लेते जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में इसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक होती है। वहाँ से आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपकी ट्रेड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। ट्रेड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, बैलेंस शीट में बाकी के बचे हुए पर्सनल या रियल अकाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। बेसिकली क्या होता है, जो अकाउंटिंग है इसमें 2 सिस्टम है, एक है ट्रेडिशनल सिस्टम, एक है मॉडर्न सिस्टम। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें आ जाते हैं 3 टाइप ऑफ अकाउंट। आपने पढ़ा होगा रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तीनों के अपना अपना रियल का है, जैसे डेबिट 1 कम्स इन, क्रेडिट 1 गोस आउट। नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, आज का ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है आपने बताना है। और जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न।
नाम तो सुना होगा, डिफरेंस आज हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इंक्रीज। देखिए क्या होता है, एक तरफ आता है आपका डेबिट, एक तरफ आता है क्रेडिट। एसेट जो है उसका नेचर जो है वो डेबिट है, एक्सपेंस और लॉस का नेचर भी जो क्या है वो डेबिट है। क्रेडिट किसका नेचर है, क्रेडिट नेचर है लाइबिलिटी का, कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इनकम का और गेन का। तो क्या आएगा, देखिए एसेट और कैपिटल तो आ नहीं सकता क्योंकि एसेट तो डेबिट है लेकिन कैपिटल जो है वो क्रेडिट आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइबिलिटीज जो है, देखिए लाइबिलिटीज का नेचर क्या आता है, क्रेडिट आता है, तो ये भी नहीं आएगा। एसेट एंड एक्सपेंसेस, देखिए ये आया ना, एसेट एंड एक्सपेंसेस और डेबिट, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं वापस से मार्क कर देता हूँ, एसेट एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, ए जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ, ए जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, अब नोट कीजिए, जर्नल को किस नाम से जाना जाता है, जर्नल को जाना जाता है डे बुक, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जी हाँ, जैसा यहाँ पे लिखा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये जर्नल को बोला जाता है। प्राइमरी एंट्री भी और ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोला जाता है। ठीक है, किसको, जर्नल को। वेजर किसको बोला जाता है, वेजर को क्या बोला जाता है, वेजर को बोला जाता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन ये जो हैं, ये सेकेंडरी और फाइनल, ये दोनों वेजर के यूज़ किए जाते हैं। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा जो इसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल बुक्स, किंग राजा, किंग ऑफ ऑल बुक्स। और एक और चीज़ बोला जाता है वेजर को साथ में क्या बोला जाता है, टी अकाउंट, क्या बोला जाता है, टी अकाउंट। ये नोट कर लीजिए, जर्नल के मैंने क्या क्या बताया, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, ये 3 जर्नल के। और वेजर के क्या 4 बताए, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, टी अकाउंट। टी अकाउंट क्योंकि वेजर ऐसे होता है, कुछ यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। ठीक है, टी अकाउंट और किंग ऑफ ऑल बुक्स। तो आई होप, देखिए मैंने बोला ना एमसीक्यू से ही हम सीखेंगे, एमसीक्यू में भी जो एमसीक्यू भी देते रहिए, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है बिना लेक्चर्स के भी। अब उसके बाद आएगा विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड व्हेन बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड। देखिए बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए। बैड डेब्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, एक डेप्टर होता है हमारा, डेप्टर टोन होता है जिसने हमारा पैसा देना, वो एसेट होता है, वो उसका नेचर क्या होता है, एसेट। लेकिन जब वो हमारा पैसा नहीं देता, जब हमारा पैसा नहीं देता, हमें पता नहीं भी और पैसा वो आना ही नहीं है, तो वो थोड़ा नुकसान हो गया। नुकसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब समझना, नुकसान को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, और लॉस का नेचर क्या आता है, एक्सपेंस। ठीक है, लॉस और लॉस का नेचर क्या आता है, डेबिट। तो जब हमारे पास बैड डेब्ट रिकवर हो गए तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया ना, कैश आई। और कैश क्या है, एसेट है, और एसेट क्या होता है, डेबिट। यानी कि जब कैश आई है तो हमें कैश को डेबिट करना है, तो कैश कहाँ पे डेबिट हो गई, यहाँ पे हो गया। बस हमारे पास 2 अकाउंट थे, हम दोनों का रूल बता सकते थे, हमने कैश का ही बता दिया, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैड डेब्ट्स रिकवर क्रेडिट। क्यों, ये आएगा कैश टू बैड डेब्ट। कैश यहाँ पे बढ़ गई तभी कैश टू डेबिट किया, बैड डेब्ट कम हो गए, ऑब्वियस ही बात है। बैड डेब्ट क्या है, बैड डेब्ट, अब इस कंसेप्ट को समझिए, बैड डेब्ट हमारा क्या है, बैड डेब्ट का नेचर होता है लॉस का, डेबिट का, क्योंकि लॉस है तो लॉस डेबिट होता है। तो कोई चीज़ डेबिट करने से बढ़ती है तो मुझे बैड डेब्ट अब कम करना पड़ेगा ना। सपोज करो मेरा बैड डेब्ट 10,000 का है, मुझे 2,000 रुपया रिकवर हो गया, तो मुझे उसको कम करना है ना, अब अपना शो करना है कि बैड डेब्ट 8,000 ही बचा है, तो मैं रेस्ट कैसे करूँगा, उस बैड डेब्ट को मैं अब डेबिट की जगह क्रेडिट कर दूँगा। 2,000 रुपया क्रेडिट किया तो बैड डेब्ट अपने आप आगे जब हम करेंगे इस जर्नल से आगे लेजर में लेते जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एंट्री जो वो क्रेडिट साइड हो रही, तो 8,000 ही रह जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है ए पर्सन बाइज ए मशीन फॉर $500, $500 की मशीन खरीदी और $50 का उसके ऊपर इंश्योरेंस दिया। अब आप बोलना आज आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में लेवल इजी है, फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होता है।
मेन कंसेप्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आगे अब आगे आपने क्लियर होना शुरू होगा। यहाँ आज मेरा क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। बस मेरा कोशिश ये होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझा सकूँ। इजी टफ में जाना मेरा मकसद नहीं है। $500 का कैश दिया, $50 का इंश्योरेंस मशीनरी दी, ठीक है। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? देखिए आपको मैं इसकी ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ। आज की टाइम में गाड़ी आती है, मैंने अभी रिसेंटली जैसे मैं गाड़ी देख रहा था 5.5 लाख के आसपास पड़ रही थी टियागो, ठीक है। इसका कोई सेकंड बेस मॉडल कुछ ऐसे ही विद इन ऑन ये बोलते हैं एच शोरूम प्राइस, विद इन सब डार्ड होते हैं जिसमें RC इंश्योरेंस ऑन रोड प्राइस पड़ता है लगभग 6,25,000 का, ठीक है। यही इसी गाड़ी का ये एच शोरूम प्राइस है, एच शोरूम प्राइस, और ये है ऑन रोड प्राइस। अब मैं बोलूँगा मैंने गाड़ी भी, तो मैं क्या बोलूँगा 5.5 लाख की हुई या 6.25 लाख की पड़ी? ऑब्वियसली 6.25 लाख की। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट उसकी आती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका इंश्योरेंस, वो सब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो डेबिट मशीनरी की आएगी, तो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी? 500 + 50, $550। अब क्योंकि मशीनरी क्या है, मशीनरी मेरा एसेट है ना, मशीनरी मेरा एसेट है, और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो मैं डेबिट करूँगा मशीनरी को, ठीक है। कितने से? $550। अब देखिए यहीं पे $550 से हो रही है ना, और कहीं पे तो हो नहीं भाई, यहाँ पे $500 से हो, ये गलत है। यहाँ पे $550 से वेटिंग कैश हो रहा है, ये भी गलत है। और दिया क्या? क्योंकि जब मशीनरी आई तो कुछ देना भी पड़ेगा ना, क्या दिया? कैश। कैश का नेचर ऐसे डेबिट होता है। अब क्योंकि कैश चला गया, कैश कम हुआ, तो मैं उसका क्रेडिट करूँगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि मशीनरी $550 की हो रही, उसको डेबिट तो कर दिया, और उसके बदले में कैश भी दिया है। कैश नहीं देते तो जिस बंदे फर्म का नाम होता है उसका नाम लिख देते। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको समझिए। सेल्स मेड टू श्याम ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू, ठीक है। अब देखिए ये मेरी फर्म है, फर्म का नाम रखता हूँ ए, मैंने इसको प्रोडक्ट बेचा किसको? शाम को, ठीक है, ऑन क्रेडिट। अब शाम को होना है भाई, शाम ने मेरा पैसा देना है। शाम इज नाउ माई डेप्टर, ठीक है, शाम इज माई डेप्टर। डेप्टर कौन होता है? मेरा एसेट, क्योंकि इसने मेरा पैसा देना है ना, इसको सेल्स हुई है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर तो शाम पैसा देता तो मैं सीधे लिखता कैश टू सेल्स, पैसा दे दिया शाम ने। अब मुझे जब पैसा आ गया तो मुझे बंदे के नाम से क्या ना देना। अब लेकिन भाई उसने मेरा पैसा नहीं दिया, मुझे उसका नाम याद रखना है, तो मैं कैश टू सेल्स हटा के मैं क्या लिखूँगा? शाम टू सेल्स। क्योंकि टू सेल्स क्यों? क्योंकि सेल्स क्या है? सेल्स मेरा इनकम बढ़ाती है, मेरा रेवेन्यू जनरेट करवाती है। तो रेवेन्यू जब जनरेट होगा, वो इनकम जब इनकम बढ़ेगी, तो इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ती है क्रेडिट से। तो ऊपर क्या लिखेगा? क्या लिखना है? शाम। क्योंकि शाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। शाम टू सेल्स। और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है डेबिट क्या होगा। अगर पूछा जाता क्रेडिट क्या होगा तो ऑप्शन आता सेल्स। डेबिट क्या था? ऑप्शन नंबर सी, अकाउंट रिसीवेबल शाम। ईच जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय, देखिए जर्नल एंट्री क्या होती है? पहले यहाँ पे पिछले कुछ कॉलम होते हैं, यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स जहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर फॉर योर LF, फिर डेबिट, फिर इक्वली क्रेडिट। तो यहाँ पे जब मैं जर्नल एंट्री लिखता हूँ ना, जैसे कैश टू सेल्स, तो मैं नीचे लिखता हूँ कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। वो जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? टेक्निकली इसको बोला जाता है नरेशन। क्या बोला जाता है? नरेशन। जैसे कैश टू सेल्स है तो बोला जाता है सेल्स बीइंग मेड फॉर दिस रुपीस। अब यह आता है नॉर्थ बाइज गुड्स फ्रॉम ईस्ट ऑन क्रेडिट ऑफ ₹6250 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 6,250 रुपये की कोई प्रोडक्ट, उसमें 20% वेस्ट हो, ठीक है। इसका 20% वेस्ट किया तो ये बन जाता है 6,250 का 20% होता है 1,250, माइनस किया तो आ गया 5,000। और ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था, इसकी एंट्री जर्नल इसकी एंट्री जो है वो बुक में नहीं होती है। दूसरा कैश डिस्काउंट होता है तो हम कर देते हैं। तो भाई 5,000 वाली एंट्री आएंगी, तो यानी पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर। अब हुआ क्या इसमें? नॉर्थ ने
गुड्स खरीदे किससे, ईस्ट से, ठीक है, ऑन ट्रेड डिस्काउंट। तो मेरे पास आया क्या, तो नॉर्थ के बुक में क्या आ रहा, नॉर्थ ने जब गुड्स खरीदे हैं तो उसके पास गुड्स है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके पास डेबिट हुई क्या, परचेजेस, डेबिट परचेजेस ₹5,000। अब आगे का भी मैं समझा देता हूँ, क्रेडिट ईस्ट ₹5,000 का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए, नॉर्थ बाइज गुड्स फ्रॉम ईस्ट ऑन क्रेडिट ऑफ 6250। अब आपने ईस्ट को पैसा देना ना, ईस्ट क्या है मेरा, ईस्ट क्या है मेरा, क्रेडिटर, ठीक है, तो क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, इसलिए क्रेडिट नीचे आएगा। इसकी एंट्री होगी परचेज टू ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है, ईस्ट भाई साहब इनको मैंने 5,000 रुपया अभी देना है, और जो जिनको मैंने पैसा देना है वो मेरे लायबिलिटी है, क्योंकि वो क्रेडिट और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, द जर्नल एंट्री शुड बी। देखिए गुड्स जो मैंने पढ़े होते हैं मेरे पास, उनको हम बोलते हैं परचेज, परचेज का नेचर होता है डेबिट, अब जब कम होते तो परचेज को क्रेडिट करना है, तो यानी कि जहाँ पे परचेज नीचे आएगा वो ऑप्शन सही होगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या है, जर्नल एंट्री लॉस इन फायर, बिल्कुल, क्योंकि लॉस इन फायर अकाउंट को डेबिट इसे करना है क्योंकि एक लॉस है, और लॉस अकाउंट डेबिट से बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉस इन फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस जो है, लॉस इन फायर वो डेबिट हो रहा है, वो उस लॉस को हमने बढ़ाना है, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसे किया है क्योंकि परचेज अकाउंट में जो गुड्स हैं वो कम हो गए, गुड्स जब बढ़ते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको रट्टा मारो या नोट करो अपने नोट्स में। रिसोर्स इन द बिजनेस इज इक्वल टू सोर्स ऑफ द बिजनेस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अश्योर्ड शुड बी डेबिटेड टू, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अश्योर्ड शुड बी डेबिटेड टू, ये किस में आएगा, देखिए अब आप सोचेंगे हमने अश्योर्ड को कुछ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कुछ कैश वैश कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे तो कैश आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, अब आप बोलेंगे अश्योर्ड टू कैश, ठीक है, जी नहीं, अश्योर्ड टू कैश का मतलब होता है कि अश्योर्ड को हमने कुछ पैसा दिया, यदि हमने अश्योर्ड को पैसा थोड़ी ना दिया, हमने तो अश्योर्ड को इंटरेस्ट दिया ना, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट टू कैश, ठीक है, अश्योर्ड को पूरा पैसा नहीं जा रहा है, अश्योर्ड को बस इंटरेस्ट वाला पैसा जा रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखते, तो आपने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। कल हम इसकी आगे की वीडियो से आएंगे, और कल हम जो 2-3 क्वेश्चन जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, और कल मैं बताऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंस होती है MCQs की और सेक्शनल टेस्ट की, और हम क्यों ये सब करते हैं, और आगे की स्ट्रैटेजी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ट्रिपल को। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।